हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे आईसी 38 हिंदी नया सिलेबस टॉप 50 सीरीज का भाग 2। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर जो करवाए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए सिलेबस के हिसाब से आपको ये करवाए जाएंगे और इन क्वेश्चंस में ही आपको कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएंगे। तो आपसे ये अनुरोध है कि सिर्फ प्रश्नों को रटना नहीं है, जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे आपने उन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो अगर आपने समझ के किया होगा तो आप आराम से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो शुरू करेंगे। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे भाग 1 का जो बोनस प्रश्न था उसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न हाँ में पूछा गया है या ना में पूछा गया है। ठीक है, तो कथन है, पिता द्वारा पुत्र के लिए बीमा पॉलिसी लेना। तो ये तो कथन सही है, क्योंकि पिता अपने पुत्र के लिए बीमा पॉलिसी ले सकता है। पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, ये भी सही है। दोस्तों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, और आखिरी कथन कह रहा है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना। देखिए, नियोक्ता यानी कि कौन हो गया, एम्प्लॉयर, और कर्मचारी कौन हो गए, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इंश्योरेंस स्कीम्स तो होती हैं, पर दोस्तों के द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, ये अगर हम बीमा योग्य हित के संबंध में देखें तो ये कथन सही नहीं है ना। मैंने आपको पिछले भाग में भी बताया था कि जब लाइफ इंश्योरेंस की बात है, जीवन बीमा की बात है, तो अगर हम अपने रिश्तेदारों में देखें तो सिर्फ 4 लोगों के लिए ही आप बीमा ले सकते हैं। कौन, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता और सास ससुर। ठीक है, तो ये इनके अलावा और कोई नहीं। दोस्त एक दूसरे से लीगली रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए एक दूसरे से बीमा, मतलब एक दूसरे का बीमा ये नहीं करवा सकते हैं। तो आपका विकल्प सी जो है ये सही उत्तर है। चलिए अब है आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी बीमा कंपनी में अंडरराइटर या फिर हामीदार की भूमिका को दर्शाता है। देखिए, किसी भी कंपनी में जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो इंश्योरेंस होने से पहले सबसे पहले उसकी अंडरराइटिंग होती है। और अंडरराइटिंग जो है, जिसको बीमा लेखन भी कहते हैं एक प्रकार से, ये जो है ना, ये एक वहां पे अंडरराइटर होता है, ऑफिसर होता है, उसको हामीदार भी कहते हैं या बीमा लेखक भी कहते हैं। तो वो करता है। अब अंडरराइटिंग में वो ये चेक करता है कि जो बीमा आया है, क्या कंपनी उस बीमा को मतलब कर सकती है। वो जो व्यक्ति है जिसका बीमा करने के लिए आया है, तो क्या वो इस लायक है, मतलब जो जो उसके बारे में लिखा गया है फॉर्म में, जो जानकारी दी गई है, क्या वो सही है, कंपनी इसका बीमा कर सकती है या नहीं कर सकती है ना। तो ये सारी चीजों को देखता है वो, जोखिम तो नहीं है इसके लाइफ पर, या है ना, इस तरह से सारी चीजों को वो चेक करता है। कौन, अंडरराइटर या फिर हामीदार। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे सही विकल्प चुनना है कि किसी भी बीमा कंपनी में अंडरराइटर का क्या काम होता है। दावों को प्रोसेस करना, तो भाई दावों को प्रोसेस नहीं करता है हामीदार। ठीक है, जोखिमों की स्वीकार्यता का निर्णय लेना, यानी कि जोखिम जो है किसी भी लाइफ पे, किसी की भी लाइफ पे जो रिस्क है उसको कंपनी स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इसका निर्णय लेना। उत्पाद को डिजाइन करना, मतलब उत्पाद डिजाइन आर्किटेक्ट। और ग्राहक संबंध प्रबंधक। तो जैसे हमने अभी बात की कि जो अंडरराइटर है या हामीदार है ना, उसकी भूमिका क्या होती है, जोखिम की स्वीकार्यता का निर्णय लेना। मतलब ये निर्णय लेना कि कंपनी इस पर्टिकुलर व्यक्ति का की लाइफ पर जो जोखिम है, क्या उसे स्वीकार करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, अंडरराइटर या फिर हामीदार का। तो विकल्प डी जो है ये सही उत्तर है। चलिए अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हामीदार निर्णय नहीं है। अब देखो, यहाँ पे पूछा है कि हामीदार का निर्णय क्या नहीं होगा। मानक दरों पर जोखिम की स्वीकृति करना, जोखिम की गिरावट, जोखिम का स्थगन, दावा अस्वीकृति।
देखो जहां पर जोखिम शब्द आ गया ना, तो ये याद रखना है कि हामीदार का काम जोखिम को ही डिसाइड करना होता है। जोखिम को मान लेना, स्वीकार कर लेना, स्थगित कर देना, या फिर उसमें थोड़ी बहुत प्रीमियम को बढ़ा के पैसे, मतलब प्रीमियम को बढ़ा के जो है स्वीकार कर लेना, है ना। तो जहां जोखिम से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ गया, तो वो हामीदार का ही काम होता है। दावे की अस्वीकृति करने में ये हामीदार का कोई रोल नहीं है। तो इसलिए सही उत्तर जो है वो विकल्प डी होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन बीमा कंपनियों द्वारा उच्च जोखिम वाला माना जाता है? तो बीमा कंपनियों द्वारा सबसे जो ज्यादा जोखिम वाला है, किसे मानेंगे? आपको सही विकल्प चुनना है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पान मसाला का सेवन करता है, कभी भी मदिरा पान ना करने वाला व्यक्ति, जो शामक और अन्य उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में है, और जो व्यक्ति नियमित रूप से मांसाहारी भोजन का सेवन करता है। देखो जो व्यक्ति शामक और उत्तेजक पदार्थों के प्रभाव में है ना, तो ये सबसे उच्च जोखिम वाला व्यक्ति माना जाएगा बीमा कंपनियों के द्वारा। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति व्यक्ति की बीमा योग्यता नकारात्मक प्रभावित करती है? तो भाई जो बीमा की योग्यता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, वो कौन सी स्थिति मानी जाएगी? रोजाना जॉगिंग करना मतलब दौड़ना, प्रतिबंधित मादक पदार्थों का सेवन करना, आलसी स्वभाव और टाल मटोल। तो देखिए बीमा योग्यता पर जो नकारात्मक प्रभाव डालेगी ना, वो है अगर व्यक्ति प्रतिबंधित मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो फिर उसके बीमा जो है ना वो आराम से नहीं होएगा। ठीक है ना, नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा उसकी बीमा योग्यता पे। तो इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला जीवन बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकृत या फिर स्थगित होने की संभावना है? देखो जैसे अभी हमने हामीदार वाली बात की थी, है ना, अंडर राइटर की। तो अंडर राइटर के पास ही पहले तो केस जाता है, फिर वो चेक करता है कि क्या ये जो प्रपोजल आया है, जो मामला आया है, वो स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अगर वो स्वीकार कर ले तभी बीमा होता है ना। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई बताइए आपको कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि अस्वीकृत कर दिया जाएगा या फिर स्थगित कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। ठीक है। 18 साल का स्वस्थ, अगर कोई 18 साल का स्वस्थ व्यक्ति अपना बीमा करवाना चाहता है, तो बीमा कंपनी तो भाग भाग के बीमा करेगी उसका। एक मोटा व्यक्ति, चलो मोटे का भी थोड़े बहुत वो कंडीशंस वगैरह लगाई जाएंगी और उसका भी बीमा हो जाएगा। एड्स से पीड़ित व्यक्ति और गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है। भाई अगर गृहिणी की अपनी कोई आय नहीं है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि उसका बीमा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है ना। पर जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है, तो इसके केस में, क्योंकि एड्स इस तरह की बीमारी है जिसका ठीक होना मतलब नामुमकिन सा है फिलहाल, तो है ना। तो बीमा करता है ऐसे केस को या तो अस्वीकृत कर देगा या फिर स्थगित कर देगा कि बाद में देख लेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए सही जो उत्तर है वो विकल्प सी है। अच्छा अब आपको ना थोड़े मानक आयु प्रमाण पत्र हैं, उनको याद रखना है ना। आपसे कोई भी विकल्पों के अलग अलग विकल्पों के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बस याद रखने हैं कि कौन कौन से आयु प्रमाण पत्र जो है वो मानक माने जाते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जन्म प्रमाण पत्र, जैसे अगर बच्चों की पॉलिसी करनी है, बच्चे यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र। फिर पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र। ये सभी जो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये आयु प्रमाण पत्र के मानक हैं, है ना, मतलब स्टैंडर्ड एज प्रूफ्स हैं ये। तो ये आपको याद रखने हैं। अच्छा इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो जीवन बीमा में विषय वस्तु है ना, वो क्या होती है? वो होता है मानव जीवन। विषय वस्तु का मतलब क्या हुआ कि किस चीज पर बीमा हो रहा है जीवन बीमा में? मानव जीवन पर ही हो रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद मानक पता प्रमाण। ठीक है, जैसे हमने अभी पिछले पेज पे मानक आयु प्रमाण पढ़े, अब ये मानक पता प्रमाण है, मतलब स्टैंडर्ड एड्रेस प्रूफ। तो इसमें आ जाएगा पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली या फिर फोन का बिल। ठीक है।
और न्यूनतम योग्यता जो है एक इंश्योरेंस एजेंट को बनने के लिए, उसकी न्यूनतम योग्यता होती है 10वीं, मतलब कम से कम 10वीं पास होना चाहिए वो, और न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। चलिए, अब आ गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानक आयु सबूत नहीं है। आपको बताना है कि मानक आयु सबूत इसमें से क्या नहीं होगा। ठीक है, पासपोर्ट ये तो मानक है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मतलब स्कूल का प्रमाण पत्र समझ सकते हैं आप इसे, जन्म प्रमाण पत्र ये भी है, पर राशि फल है ना, राशि फल या होरोस्कोप जो है, जन्म पत्री जो है, वो मानक आयु प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पे, ध्यान से अब आप जो आपको बताए गए हैं मानक आयु वाले और मानक अपने पता सबूत है ना, तो उनको ध्यान में रखना है और इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उनको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिसंपत्ति के रूप में नहीं हो सकता है। देखिए, परिसंपत्ति क्या हो जाता है, जो आपकी अपनी संपत्ति है, जिस पर आपका नाम है, आप कहते हो कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि परिसंपत्ति का एक रूप नहीं हो सकता है। देखो, कार ये परिसंपत्ति का रूप है, मानव जीवन, हर एक व्यक्ति का जो जीवन है उसका उस पर अधिकार है ना, आपका घर, पर वायु और सूर्य का प्रकाश ऐसी चीजें हैं जो कि नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से सभी को समान रूप में जो है उपहार के रूप में है, तो ये किसी की परिसंपत्ति के रूप में नहीं मानी जा सकती हैं। तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर है। अच्छा, अब जोखिम का वर्गीकरण, यहाँ पर ना जोखिम का वर्गीकरण जो है वो 4 रूपों में किया गया है। सबसे पहले आ जाता है मानव जीवन। देखो, मानव जीवन क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड लाइफ भी कह देते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा बंदा है, अच्छा उसका लाइफ चल रही है, छोटी मोटी सी बीमारी हो जाती है पर भयानक बीमारी उसकी कोई नहीं है, आराम से वो अपना उठता है, सुबह उठ रहा है, काम काम पे जा रहा है, ठीक है, और मतलब एक स्टैंडर्ड लाइफ वो जी रहा है, तो उसको हम मानव जीवन वाला जोखिम कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है नॉर्मल प्रीमियम लेकर जो है वो बीमा हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है, ये है पसंदीदा जोखिम। पसंदीदा जोखिम क्या है, ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्वस्थ होते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ रहे, ना कोई इनमें बुरी आदत है, ना कोई शराब, सिगरेट, बीड़ी या फिर कोई और मादक पदार्थ कोई नहीं है। तो इनको पसंदीदा जोखिम कहा गया है। कंपनीज जो है ना वो बल्कि कम प्रीमियम लेके इनका प्रीमियम कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब जो प्रीमियम का इनमें इनको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, इसको पसंदीदा जोखिम कहा गया है। उसके बाद तीसरा दिया गया है घटिया जीवन। घटिया जीवन क्या है, ऐसे लोग जो गलत कामों में हैं, सारी बुरी आदतें हैं उनको, शराब, सिगरेट वगैरह ये सब है, बीमार होते रहते हैं, तो ऐसे जोखिम को क्या कहते हैं, घटिया जीवन। तो ऐसे लोगों का बीमा अव्वल तो होता नहीं है, अगर हो जाए तो उस पे तरह तरह के क्लॉजेस लगते हैं, प्रीमियम भी ज्यादा बनता है, तो इसको घटिया जीवन कहा गया है। और चौथा जो है लास्ट दिया गया है वो है अस्वीकृत जोखिम। ये ऐसी कैटेगरी है कि लोगों को इस तरह की बीमारी है जो कि वो ठीक ही नहीं हो पाएगी, या उनकी ऐसी आदतें हैं जो कि ठीक हो ही नहीं सकती है ना, तो ऐसे जोखिम को जो है अंडर राइटर या फिर हामीदार वो कर देता है अस्वीकृत, कि नहीं जी, हम आपका बीमा नहीं कर सकते हैं, अस्वीकृत जोखिम। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के जोखिम के वर्गीकरण यहाँ पे आपको बताए गए हैं। संतोष ने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आवेदन किया। उसका प्रत्याशित मृत्यु दर मानव जीवन के अपेक्षा कृत काफी कम है और इसलिए कम प्रीमियम शुल्क लिया जा सकता है। संतोष डैश जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत होंगे। तो अब मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ आ गया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि संतोष ने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आवेदन किया है। अब उसकी जो प्रत्याशित मृत्यु दर है ना वो मानव जीवन से भी बहुत कम है, इसलिए उससे कम प्रीमियम ले सकते हैं। तो अब वो कौन से जोखिम के अंतर्गत आएगा। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है वो समझ आ गया है, अगर जिसे नहीं आया है तो भाई ये है पसंदीदा जोखिम, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा इसका लाइफस्टाइल है, मृत्यु दर जो है वो मानव जीवन या स्टैंडर्ड लाइफ से भी बहुत कम है, तो कम प्रीमियम लिया जाएगा, पसंदीदा जोखिम के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। यदि श्री ब्रिजेश
एक 40 वर्षीय व्यक्ति है, बीमा कंपनी द्वारा उपमानक जोखिम के रूप में माना जाता है। उपमानक है मतलब सब स्टैंडर्ड सा, ठीक है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा जो जोखिम स्वीकृति के संबंध में सत्य को बनाए रखेगा? जोखिम सामान्य दरों पर स्वीकार किया जाएगा, जोखिम कम दरों पर स्वीकार किया जाएगा, जोखिम को प्रीमियम की सारणीबद्ध दर से अधिक में स्वीकार किया जाएगा, या फिर जोखिम से इनकार कर दिया जाएगा। देखिए इसमें होगा क्या कि जोखिम उसका स्वीकार तो हो जाएगा, पर जो प्रीमियम लिया जाएगा ना वो थोड़ा सा उससे अधिक लिया जाएगा। क्यों? एक तो उसकी उम्र 40 साल हो गई है अब, है ना, 40 साल में थोड़ा सा बढ़ जाती है ना उम्र ये। और दूसरा उसका जो जोखिम वाला लेवल है वो आ रहा है उपमानक में। उपमानक हो गया जो घटिया वाला हमने किया था, मतलब ले तो लेंगे उसे पर प्रीमियम ज्यादा लेके लेंगे, है ना, यानी कि बीमार रहता होएगा या थोड़ी बीमारी वगैरह होगी, बीपी शुगर वगैरह की जैसे प्रॉब्लम हो गई होगी इस तरह से, है ना। तो ये उपमानक या फिर घटिया जोखिम की कैटेगरी में है, तो इसलिए इसका पॉलिसी हो जाएगी, मतलब बीमा हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा, पर प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लिया जाएगा। श्री विमल 32 वर्षीय स्वस्थ धूम्रपान मदिरापान न करने वाले व्यक्ति हैं। एबीसी लिमिटेड बीमा कंपनी से जीवन के लिए आवेदन किया है इन्होंने। तो निम्नलिखित में से जोखिम स्वीकृति के संबंध में कौन सा कथन मान्य होगा? देखिए स्वस्थ भी हैं, कोई बुरी आदत भी नहीं है, तो अब देखना पड़ेगा कि इनसे किस मतलब कौन सी कैटेगरी में ये आएंगे और कौन सा कथन सत्य होगा। जोखिम सामान्य दरों पर स्वीकार होगा, जोखिम को प्रीमियम की सारणीबद्ध दर से अधिक के साथ स्वीकार होगा, बीमा राशि पर ग्रहणाधिकार के साथ जोखिम स्वीकार किया जाएगा, और प्रतिबंधात्मक धारा के साथ जोखिम स्वीकार किया जाएगा। तो भाई स्वस्थ व्यक्ति है, उम्र भी कम है, आयु भी कम है, तो नॉर्मल जो दरें हैं वो सामान्य दरों पे इनका जोखिम जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा, है ना। तो विकल्प ए जो है वो सही उत्तर है। अरुणा गर्भवती है, उसने जीवन बीमा कवर के लिए आवेदन किया है। अंडरराइटर के लिए चुनने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा विकल्प होगा अरुणा को बीमा की पेशकश करने के लिए? संभावित विकल्प चुने। देखिए सबसे पहली बात तो ये प्रश्न चलो ऐसे पूछा गया है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उस समय उसका बीमा जो है वो करना ही नहीं चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई आप आराम से इंतजार कीजिए और जब आप ठीक हो जाए उसके बाद आपका बीमा किया जाएगा। पर क्योंकि प्रश्न इस प्रकार का है तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जब एक महिला गर्भवती है तो वो नॉर्मल उसका जो नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी, है ना, वो थोड़ा सा किसमें जोखिम की कैटेगरी में चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब जो अरुणा है उसको जो बीमा मिलेगा ना वो प्रतिबंधात्मक धारा के साथ उसकी स्वीकृति होगी, यानी कि कुछ क्लॉजेस वगैरह ऐसे लगाए जाएंगे, प्रतिबंधात्मक धाराएं लगाई जाएंगी, फिर उसका जो ये बीमा पॉलिसी है वो जो स्वीकार की जाएगी, ठीक है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। शीना गंभीर मधुमेह से पीड़ित है, उसने बीमा योजना के लिए आवेदन किया। इस मामले में अंडरराइटर के लिए डैश का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना है। देखिए वैसे तो जो मधुमेह है ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, है ना, मतलब इतनी गंभीर बीमारियों में इसे नहीं माना जाता। तो क्या होगा कि जो अंडरराइटर है ना वो पहले तो टेस्ट उस्ट करवाएगा उसका, और फिर निर्णय विधि के हिसाब से मतलब निर्णय लिया जाएगा उसके टेस्टों के हिसाब से, और फिर उसको जो है बीमा दिया जाएगा। मेडिकल हमीदारी, मेडिकल हमीदारी इंग्लिश में इसे मेडिकल अंडरराइटिंग कह देते हैं, ठीक है। मेडिकल हमीदारी में अनुवांशिकता इतिहास का क्या महत्व है?
देखिए, मेडिकल हामीदारी जब की जाती है ना, तो उसमें ये पूछा जाता है अनुवांशिकता के बारे में, मतलब आपके माता पिता के बारे में जानकारी ली जाएगी, आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के बारे में, माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाती है। तो इसका कारण ये होता है क्योंकि कुछ जो बीमारियां हैं ना, वो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं, पारित हो जाती हैं। तो इस वजह से मेडिकल अंडरराइटिंग या फिर मेडिकल हमीदारी जब की जाती है, तो आनुवंशिकता इतिहास के बारे में भी जानकारी ली जाती है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न करने से पहले जानेंगे खतरों के प्रकार। 4 प्रकार के खतरे हैं: भौतिक खतरे, नैतिक खतरे, कानूनी खतरे और व्यावसायिक खतरे। देखिए, भौतिक खतरे क्या हैं? ये किसी भी व्यक्ति के अपने जो उसका व्यवहार है, उसके हिसाब से जो खतरे उसकी लाइफ पर रहते हैं। अब व्यवहार से इसको आप एक उदाहरण के साथ समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली, और उसके बाद अब वो कहता है कि भी अब मैंने पॉलिसी करवा ली है, और अब मैं गाड़ी जो है बिना सीट बेल्ट लगाए चलाऊंगा, बाइक चलाऊंगा, मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने तो अपनी पॉलिसी करवा ली है। या फिर और भी ऐसी उसकी एक्टिविटीज है ना, ये भौतिक खतरे हैं आगे। उसके बाद नैतिक खतरे जो है, इसमें क्या है कि ये जो है ना उसके हम कह सकते हैं कि सोच विचार को दर्शाता है। मतलब जो उसके विचार हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है ना? तो ये नैतिक खतरे आ गए। कानूनी खतरे आ जाते हैं कि उसका जो लीगल बैकग्राउंड है, कानूनी बैकग्राउंड है, वो किस प्रकार का है। मतलब घोटालेबाज तो नहीं है, या फिर उसने कोई बैंक से लोन लोन लेकर गड़बड़ी तो नहीं किया, मतलब इस तरह से, है ना? और व्यवसायिक खतरे आ जाते हैं कि उसका जो व्यवसाय है वो किस प्रकार का है। जैसे कुछ लोगों का व्यवसाय या धंधा इस तरह का रहता है जिसमें ज्यादा खतरा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो अ, खदानों में काम करता है, केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, अग्निशमक विभाग में काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, या फिर हमारे सेना के जवान हैं, है ना? ये कुछ इस प्रकार के व्यवसाय व्यवसाय के उदाहरण हैं जहाँ पर बाकी व्यवसायों के कंपैरेटिवली व्यवसायों के कंपैरेटिवली कम, मतलब ज्यादा खतरा रहता है ना? तो ये व्यवसायिक खतरों की श्रेणी में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे उसके व्यवसाय में स्वास्थ्य खतरे के संपर्क में आने की संभावना है? तो देखते हैं अब कौन है जिसका व्यवसाय उसके स्वास्थ्य खतरे का कारण बन सकता है। योग प्रशिक्षक, फिल्म स्टंट कलाकार, नाइट क्लब का नर्तक व्यक्ति, और व्यक्ति जो कि खनन का काम करता है और धूल के संपर्क में है। तो देखिए, स्वास्थ्य खतरे में यहाँ पर यही है, व्यक्ति जो खनन का काम करता है और धूल के संपर्क में है, तो उससे स्वास्थ्य खतरे में आने की संभावना बनी रहेगी। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक खतरे का उदाहरण है? देखिए, नैतिक खतरे की जैसे हमने बात की, तो यहाँ पर देखिए सभी विकल्प पढ़ते हैं, फिर आपको समझाती हूँ कि सही उत्तर क्यों है और कौन सा है और क्यों है। स्टंट कलाकार के स्टंट प्रदर्शन करते समय मृत्यु हो गई। देखिए, यहाँ पर जो स्टंट कलाकार है ना, स्टंट करते समय उसकी मृत्यु हो गई, तो ये नैतिक खतरा नहीं है, ये व्यवसायिक खतरा है क्योंकि उसका काम है इस तरह। ठीक है, तो ये नैतिक खतरे का उदाहरण नहीं होगा। एक व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में शराब पी रहा है क्योंकि वह बीमित है। बीमित व्यक्ति द्वारा प्रीमियम भुगतान में चूक करना, और पॉलिसी प्रस्तावक पॉलिसी दस्तावेज पर पड़ा हुआ है। देखिए, क्या है कि बीमित व्यक्ति अगर प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है, तो ये तो खतरे वाली बात ही नहीं है। पर यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ना, बी बी विकल्प वाला, अब ये कह रहा है कि जी मैंने तो अब बीमा करवा लिया है, बीमित हूं मैं, अब मैं जी भर के शराब पीऊंगा, तो ये नैतिक खतरों का सबसे बड़ा उदाहरण है। विकल्प बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसके अपने व्यवसाय में आकस्मिक खतरे के संपर्क में आने की संभावना है? देखिए, कौन है जो कि अचानक खतरे के संपर्क में आने का चांस जिसका बना रहेगा? चिकित्सा पेशेवर, पर्यटक, मार्गदर्शक, विध्वंस कर्मचारी, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो कि नियमित रूप से फील्ड पर होता है। तो आकस्मिक खतरा जो है वो रहेगा विध्वंस कर्मचारी को। विध्वंस कर्मचारी कौन से होते हैं? जो ये बिल्डिंगे तोड़ने तोड़ने का काम करते हैं ना,
तो वो आकस्मिक खतरे के में आने का चांस रहेगा उनका। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा प्रस्ताव गैर चिकित्सा हामीदारी के अंतर्गत योग्य होने की संभावना नहीं है? तो यहाँ पर बीमा प्रस्ताव दिया गया है कंपनी में, और गैर चिकित्सा हामीदारी के अंतर्गत जो नहीं आता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं, जैसे अगर व्यक्ति की आयु कम है, या फिर वो हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा उसका मतलब क्वालिफिकेशन हाई है ना। तो ऐसे कुछ प्रस्ताव होते हैं जो कि बीमा कंपनियां गैर चिकित्सा हामीदारी के अंतर्गत उन्हें मान लेती है ना। पर अब आपको यहाँ पे चुनना है कि कौन होगा जो कि गैर चिकित्सा हामीदारी के अंतर्गत नहीं आ रहा है। सविता, उम्र 26 वर्ष, आईटी कंपनी में कार्यरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये गैर चिकित्सा हामीदारी के अंतर्गत इनको स्वीकार कर लिया जाएगा। महेश, उम्र है 50 साल, कोयला खदान में काम करते हैं। सतीश, 28 वर्ष आयु है, बैंक में काम करते हैं, 1 करोड़ का बीमा कवर के लिए आवेदन किया है। और प्रवीण है, 30 साल की आयु है, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको आयु के हिसाब से देखा जाए तो महेश सबसे ज्यादा आयु है ना। कोयला खदान में काम करते हैं, काम भी उनका जो है खतरे वाला है। तो अब इनका गैर चिकित्सा हामीदारी के अंतर्गत ये स्वीकार नहीं होंगे। इनका चिकित्सा किया जाएगा, पहले हामीदारी होगी, मतलब मेडिकल अंडरराइटिंग होगी, उसके बाद ही इनका प्रस्ताव जो है वो स्वीकार किया जाएगा। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम पॉलिसी का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। तो क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एजेंट है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास पॉलिसी लेने के लिए, मतलब पॉलिसी खरीदवाने के लिए जाता है। तो कंपनी क्या होती है ना, कंपनी कोई भी जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार में निकालती है ना, तो उसका एक प्रोस्पेक्टस या फिर सूची पत्र वो बनाती है और वो देती है। और उस सूची पत्र या प्रोस्पेक्टस में ना उस पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होती है। जैसे अब याद कैसे रखेंगे, अब जैसे पॉलिसी की पूरी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, प्रोस्पेक्टस में या सूची पत्र में। अब जैसे किसी कॉलेज या स्कूल में हमने एडमिशन लेनी होती है तो वहां पे भी हमें प्रोस्पेक्टस मिलता है ना, तो उसमें उसकी पूरी जानकारी होती है। तो सबसे पहले जो एजेंट है वो अपने क्लाइंट को, जिसको उसने पॉलिसी बेचनी है, सबसे पहले वो क्या दिखाएगा, प्रोस्पेक्टस या फिर सूची पत्र दिखाएगा, जिससे कि उसे व्यक्ति को पता चल जाएगा कि जो मैं बीमा खरीद रहा हूँ वो किस प्रकार का है, कैसा है, कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हो गया प्रोस्पेक्टस। उसके बाद आप मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, बीमा करवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब जो है उसका जो फॉर्म भरा जाएगा, अब वो फॉर्म जो भरा जाएगा ना उसको कहा जाता है प्रस्ताव प्रपत्र। ठीक है, समझ गए। और प्रस्ताव प्रपत्र जो है ना, जब ये ऑफिस में जाता है, इंश्योरेंस ब्रांच में जाता है, तो वहां पर इसकी होगी हामीदारी। ठीक है, मतलब इसको चेक किया जाएगा, अच्छी तरह से एनालाइज किया जाएगा। और कौन करेगा, हामीदार या फिर अंडरराइटर करेगा। वो देखेगा कि क्या इस व्यक्ति का जो पॉलिसी का प्रस्ताव आया है वो कंपनी स्वीकार कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है। और वो जो हमने जोखिम वाली इतनी बातें की, इतने क्वेश्चन किए, वो इसी हिसाब से वो जोखिम चेक करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक या फिर फील्ड हामीदार कौन होता है। देखो जो सबसे पहला प्राथमिक या फिर जो फील्ड, मतलब जो बाहर जाके काम कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, फील्ड यानी कि मार्केट में लोगों के पास जा रहा है, वो कौन है, वो है एजेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि प्राथमिक हामीदार कौन होगा, तो वो होता है इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि भाई एजेंट से व्यक्ति ने प्रोस्पेक्टस देखा, पॉलिसी पसंद कर ली, और उसके बाद एजेंट क्या करेगा, उसका प्रस्ताव प्रपत्र भर देगा, मतलब उसका फॉर्म भर देगा, पूरी जानकारी उसे लेगा, फॉर्म भर देगा, और फिर उससे प्रीमियम भी ले लेगा। और फिर वो जाएगा कहाँ, ब्रांच में, वहां पे इसकी हामीदारी होएगी, चेकिंग होएगी। अगर ये ठीक है तो प्रीमियम जमा करवा दिया जाएगा और मिलेगी क्या, प्रथम प्रीमियम रसीद। अब ये जो प्रथम प्रीमियम रसीद है ना, ये आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हो गया है। ठीक है, समझ गए। जब तक आपके पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं आता है तो आपके पास प्रथम प्रीमियम रसीद जो है वो एक प्रूफ की तरह रहेगी। और उसके बाद 10-15 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी बॉन्ड भी आ जाता है, फिर तो वो पक्का प्रूफ हो ही जाता है ना।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब आप अगली अपनी प्रीमियम जमा करवाओगे, फिर आपको जो रसीद मिलेगी उसे नवीनीकरण रसीद कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है कंपनी के साथ, वो नवीनीकृत हो रहा है ना, रिन्यू हो रहा है, तो उसे नवीनीकरण रसीद कहेंगे। उसके बाद चलता रहता है, बीमा चलता रहता है, चलता रहता है। फिर क्या है कि अगर तो व्यक्ति ठीक रहा जिसने पॉलिसी करवाई है, और पॉलिसी हो जाएगी परिपक्व और उसे परिपक्वता दावा मिल जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया बीच में अवधि के दौरान, तो उसके परिवार को मिलेगा मृत्यु दावा। ठीक है, दो चीजें होंगी। अब यहाँ पर बात जब मृत्यु की आई है, तो आपने यह ध्यान रखना है कि जो मृत्यु है ना, ये दो प्रकार की यहाँ पर मानी जाती है। एक हुई प्राकृतिक, मतलब जैसे व्यक्ति बीमार हुआ या नहीं हुआ, नॉर्मली मर गया, है ना, तो वो तो प्राकृतिक मृत्यु हो गई। और एक होती है एक्सीडेंटल या फिर आकस्मिक। अब एक्सीडेंटल जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होगी? जनरली रोड पे एक्सीडेंट से हो गई। ठीक है, अब वहां पे क्या है कि जब एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है ना, तो पुलिस आ जाती है और पुलिस डेड बॉडी को उठाकर ले जाती है। और उसके बाद वो एक मतलब उसका पोस्टमार्टम होता है, और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है पुलिस, जिसे कि क्या कहा जाता है, जांच रिपोर्ट कह देते हैं, फिर इनक्वेस्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है उसे। ठीक है, तो वो कब पर वो किन मामलों में मिलेगी? वो उन्हीं मामलों में मिलेगी जहां पर मृत्यु जो है वो एक्सीडेंट से हुई है। प्राकृतिक मामलों में इनक्वेस्ट रिपोर्ट या जांच रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने और चीजें याद रखेंगे। पूर्व लाइसेंस परीक्षण कितने घंटे का होता है? 25 घंटे का। जैसे अभी आपने अगर पेपर देना है ना, तो आपका जो पेपर देने से पहले का परीक्षण है, ठीक है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो कितने घंटे की ट्रेनिंग आपकी हो जानी चाहिए लाइसेंस मिलने से पहले की? वो 25 घंटे की मैंडेटरी है, जरूरी है। अच्छा, अब ये जो जब आप पास हो जाओगे तो आपको जो है एजेंसी का लाइसेंस मिल जाएगा। अब ये जो लाइसेंस है ना, ये आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा, वैध रहेगा। 3 साल बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। जब आप इसे रिन्यू करवाओगे तो आपको कोई ट्रेनिंग भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि परीक्षण भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही आपकी कोई फीस लगेगी। अच्छा, अब एक और चीज याद रखेंगे, फ्री लुक अवधि। फ्री लुक अवधि या फिर फ्री लुक पीरियड क्या होता है? ये देखो, जब भी ना कोई व्यक्ति पॉलिसी खरीदता है, तो कंपनी जो है ना, उसे 15 दिन का समय देती है कि भाई अगर तेरे को पसंद नहीं आई तो 15 दिन का समय तेरे पास रहेगा, जिसमें कि तू अपनी पॉलिसी वापस भी कर सकता है। ठीक है, उसे फ्री लुक अवधि कहते हैं, या इंग्लिश में फ्री लुक पीरियड भी कहते हैं, 15 दिन। पर अगर 16वें दिन आपको याद आया, फिर नहीं वापिस होगी, 15 दिन का ही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो आपने प्रीमियम भरा होता है, उसमें से वो थोड़ा बहुत खर्चा जो कंपनी का हुआ होता है, 150 रुपए वो काट लेते हैं, बाकी का आपका प्रीमियम वापस मिल जाता है। इसे फ्री लुक अवधि कहा जाता है। उसके बाद अनुग्रह अवधि, जो कि 30 दिन या फिर 1 महीने की होती है। ये क्या चीज होती है? देखो, जब हम अपनी पॉलिसी करवा लेते हैं, उसके बाद हम प्रीमियम भरते रहते हैं, है ना। अब जो प्रीमियम भरना है ना जब हमने, तो उसमें भी हमें कंपनी जो है अनुग्रह अवधि देती है, मतलब एक ग्रेस पीरियड देती है कि जिस दिन आपका प्रीमियम ड्यू है उससे 30 दिन का समय आपको और मिल जाता है। उन 30 दिनों में आप अपना प्रीमियम जमा करवा सकते हैं बिना लेट फीस के। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? अनुग्रह अवधि कहा जाता है। उसके बाद एक और आपको याद रखनी है लाइन, वो है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ना लापता हो जाता है ना, पॉलिसी करवाई हुई है उसने, और वो लापता हो गया, मतलब उसका पता ही नहीं है कि जीवित है कि मृत है, मतलब जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक उसको लापता ही माना जाएगा। तो कंपनी जो है ना, लापता व्यक्ति का ना 7 वर्ष तक इंतजार करती है, और अगर तब भी उसका कोई अता पता ना चले, तो 7 वर्ष बाद उसे फिर मृत मान लिया जाता है। फिर उसका जो परिवार है वो दावे के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, डैश एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग किया जाता है बीमा कंपनियों के द्वारा जो उत्पाद के बारे में विवरण प्रदान करता है। तो अब आपको पता है कि ऐसा कानूनी दस्तावेज जो कि बीमा कंपनियों के उत्पाद का विवरण विवरण देता है, उसे क्या कहते हैं? सूची पत्र कहते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर है।
प्रस्ताव बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आवेदन दस्तावेज को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। देखो भाई, प्रस्ताव बनाने के लिए जो दस्तावेज होगा वो क्या होगा? प्रस्ताव प्रपत्र होगा, है ना? वही फॉर्म है ये जिसपे सारा जानकारी लिखी जाती है, जिस व्यक्ति की पॉलिसी करनी है, और फिर इसी फॉर्म को जो है दिया जाता है सबसे पहले जाके किसको? हामीदार को। ठीक है ना? क्या है ये? प्रस्ताव पत्र। मेडिकल प्रशिक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस विशेषता की जांच की जाएगी? तो देखिए, जो मेडिकल प्रशिक्षक है उसकी रिपोर्ट में प्रस्तावक का भावनात्मक व्यवहार, ऊंचाई, वजन, रक्तचाप, सामाजिक स्थिति या सच्चाई। तो भाई, उसको सामाजिक स्थिति सच्चाई से थोड़ा ना कोई मतलब है। मेडिकल परीक्षक की रिपोर्ट में ऊंचाई, वजन और रक्तचाप जो है ये जांचा जाता है। अनुग्रह अवधि के उद्देश्य का वर्णन करें। देखो, अब अनुग्रह अवधि आपको मैंने बताया क्या होती है, 30 दिन या फिर 1 महीने की होती है, जिसमें कि एक्स्ट्रा टाइम कंपनी देती है कि आप अपना प्रीमियम आराम से भर लो। पर अगर 30 दिन भी ना भरो और उसके बाद भरो तो क्या होगा? तो उससे आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। और मान लो कि अगर 30 दिन के बाद, मतलब प्रीमियम भरा नहीं है, 30 दिन के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दावा मिलने में भी परेशानी होगी। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। अनुग्रह अवधि का जब हम वर्णन कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? ये पॉलिसी धारक को अपने प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त जो समय मिलता है ना, उसे अनुग्रह अवधि कहा जाता है। फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी धारक द्वारा लौटाई गई पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, फ्री लुक अवधि में हमने बात की कि 15 दिन की होती है ये, और इसमें अगर पॉलिसी वापस कर दी जाए तो हमें पैसा जो है वो हमारा वापस मिल जाता है, पर पूरा नहीं मिलता। कितना मिलता है? जो कंपनी का खर्च वगैरह हुआ होता है उसको वो काट लेते हैं, बाकी प्रीमियम दे देते हैं। वो बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, जो जो मान लो 150 150 रुपए के आसपास इतना खर्च हुआ होता है वो काटते हैं, बाकी पैसा जो है सारा का सारा मिल जाता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। आप बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच समझौते का वर्णन कैसे करेंगे? देखो, जो बीमा करता है यानी कि बीमा कंपनी, और बीमा धारक कौन है? पॉलिसी होल्डर। इन दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है, हमें पता है ना, ये अनुबंध हमने पिछले पार्ट में भी किया है ये। तो वो जो अनुबंध है ना, वो आकस्मिक अनुबंध होता है या फिर आकस्मिक समझौता उसे कह सकते हैं, वो होता है वो। ठीक है ना? ना वो अंतरिम होगा, ना वो अनंतिम होगा, ना वो लगातार होगा, वो आकस्मिक समझौता होता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। श्री राजन को उस बिंदु या समय पर सलाह दें जब जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। देखिए, अब जो श्री राजन है ना, इन्होंने जीवन बीमा करवाया है। अब ये कह रहे हैं कि जो बीमा योग्य हित है ना, उसकी जानकारी किस समय होनी चाहिए उनको? पॉलिसी लेते समय, दावा करते समय, पॉलिसी लेते समय और दावा करते समय, और जीवन बीमा के मामले में किसी बीमा योग्य ब्याज की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इसका ना जो सही उत्तर आएगा ना, वो है केवल पॉलिसी लेते समय। देखिए, जब हम जीवन बीमा की बात कर रहे हैं ना, और उसमें बीमा योग्य हित की बात कर रहे हैं, तो जब आप पॉलिसी खरीदोगे उस समय जो है बीमा योग्य हित के बारे में जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। संपत्ति बीमा के मामले में उस बिंदु या समय पर जब बीमा योग्य हित मौजूद हो, मिस अनीता को सलाह दीजिए। देखिए, पिछला प्रश्न हमने किया जीवन बीमा में, यहाँ पर ये संपत्ति बीमा के बारे में पूछ रहे हैं, है ना? तो संपत्ति बीमा में जब हम बीमा योग्य हित के बारे में बात करेंगे ना, तो वो दोनों समय होगी, पॉलिसी खरीदते वक्त भी और दावा करते समय। ठीक है, ये याद रखना है, जीवन बीमा और संपत्ति बीमा में जो अंतर आया यहाँ। ठीक है। मिस्टर महेश अपने घर का इंश्योरेंस करवाते हैं। पॉलिसी लेने के कुछ महीने बाद वे अपना घर बेच देते हैं। अगर घर को कुछ नुकसान पहुंचता है तो क्या मिस्टर महेश क्लेम पा सकते हैं? भाई देखिए, वो क्लेम नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि उन्होंने तो अपना घर बेच ही दिया है, जिस पर उनका पहले अधिकार था वो अब बेच चुके हैं। तो अब उनका मतलब उनका उस घर पे या उस बीमा पे कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मौजूद नहीं है, कोई बीमा योग्य हित नहीं है। तो अब उनका उस पर कोई अधिकार नहीं है जो उन्होंने बीमा करवाया था
ठीक है जी, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक व्यवहार की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, नैतिक व्यवहार की विशेषता नहीं है। ठीक है, सारे पढ़ने पड़ेंगे। ग्राहक को सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त जानकारी देना, तो ये तो जरूरी है। अगर आप पर्याप्त जानकारी दोगे ग्राहक को, तभी तो वो सोच समझ के सही डिसीजन लेगा। ग्राहक के व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना, ये भी जरूरी है। अपने हितों को ग्राहक के हितों से ऊपर रखना और ग्राहक के हितों को अपने हितों से ऊपर रखना। तो भाई यहाँ पर जो विशेषता नैतिक व्यवहार की नहीं है ना, वो विकल्प सी है। मतलब अपने हितों को ग्राहक के हितों से ऊपर रखना, ये तो बात गलत है ना? तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है। उस स्थिति की पहचान करें जहां बीमा की आवश्यकता पर बहस की जरूरत नहीं है। देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उस बीमा के बारे में बताइए जो हमारे देश में अनिवार्य है। तो वो बीमा है मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ये जो बीमा है, मतलब गाड़ियों का जो बीमा है, ये हमारे देश में अनिवार्य है। इसके लिए आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति खुद आपसे आके बीमा करवाएगा। क्योंकि सिर्फ एक ही बीमा है जो हमारे देश में अनिवार्य है, वो है मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। बाकी कोई भी बीमा अनिवार्य नहीं है। दिल करता है करवाइए, नहीं करता ना करवाइए। ठीक है जी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसे उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो चलिए विकल्प देखते हैं। जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुएं या सेवाएं किराए पर लेता है, चलिए ये तो फिर उपभोक्ता हुआ। जो व्यक्ति वस्तुओं को पुनर्विक्रय के लिए खरीदता है, तो ये उपभोक्ता नहीं है। क्योंकि ये उपभोक्ता का मतलब होता है कि जो चीज को यूज कर ले, खत्म कर ले, कंज्यूम कर ले। ठीक है ना? अब ये तो कंज्यूम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये तो उसको पुनर्विक्रय करवा रहा है। मतलब उसने खरीदी है क्योंकि उसने दोबारा बेचनी है। तो ये उपभोक्ता यहाँ पर ये नहीं हो। ठीक है, तो विकल्प बी जो है सही उत्तर है। बाकी विकल्प भी देख लीजिए। जो किसी प्रतिफल के बदले में वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है, उनका उपयोग करता है, वो उपयोग कर रहा है, तो वो उपभोक्ता है। जो किसी प्रतिफल के बदले किसी अन्य व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग कर रहा है, सेवाओं का उपयोग कर रहा है, तो ये भी कंज्यूमर है ना? जो फर्दर रीसेल के लिए यूज कर रहा है, वो उपभोक्ता की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। नियामक इस बात पर जोर देते हैं कि एजेंट को सबसे अच्छी सलाह देनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो एजेंट है ना, उसको सबसे अच्छी सलाह देनी चाहिए, नियामक या फिर रेगुलेटर ये कहता है ना? ताकि ग्राहक जो है वो सबसे, मतलब उसको, ग्राहक को अलग अलग विकल्प दीजिए। आप सभी अपने जो बीमा के उत्पाद है उनकी जानकारी दीजिए, ताकि वो अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सके। है ना? ये होता है इसका मतलब, जो नियामक कहता है कि भाई एजेंट जो है उसको सबसे अच्छी सलाह देनी चाहिए। ठीक है जी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी ग्राहक के लिए बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज करने हेतु सबसे उपयुक्त होगा? देखिए, क्या है कि जब हम बीमा की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि अगर जो पॉलिसी जब मेच्योर होगी, परिपक्व होगी, परिपक्वता दावा मिलेगा। अगर कुछ हो गया तो परिवार को मृत्यु दावा मिल जाएगा। और सभी लोगों का इस तरह का जो है एक्सपीरियंस नहीं रहता है। कई लोगों का दावा नहीं भी मिल पाता है। कई कारण हो जाते हैं उसके पीछे, है ना? कंपनीज के अपने रूल्स होते हैं। कई बार व्यक्ति ने प्रीमियम सही समय पर जमा नहीं करवाया है। इस तरह के कोई भी कारण हो सकता है। तो अब अगर कंपनी से शिकायत है ग्राहक को, अब वो कहाँ जाए, किसके पास जाए शिकायत करने के लिए? तो उसके लिए जो भारत सरकार ने बीमा लोकपाल की स्थापना की है। बीमा लोकपाल की स्थापना इसीलिए की गई है ताकि जो बीमा से रिलेटेड जितने भी शिकायतें हैं, केसेस हैं, उन्हें जाकर बीमा लोकपाल के पास दर्ज करवा दिया जाए। बीमा लोकपाल जो है वो उनकी शिकायत सुनेगा और उन पर जो है एक्शन भी कंपनी पर लिया जाएगा। मतलब जो भी सही डिसीजन है वो दे दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए, मुझे लगता है कि अगर किसी भी ग्राहक को बीमा पॉलिसी से संबंधित कोई भी शिकायत है, तो वो अपनी कंप्लेंट बीमा लोकपाल में जाके करवा सकता है। अब आपको ये याद रखना है कि लोक शिकायत निवारण नियम जो है वो 1998 में बनाया गया था।
अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला कोई ग्राहक IRDAI से किसके माध्यम से संपर्क कर सकता है? अब देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है, शिकायत है उसको अपनी बीमा पॉलिसी से और IRDAI से संपर्क करना चाहता है, तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, उसे कहते हैं IGMS सिस्टम, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और हिंदी में इसे एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली कहा जाता है, और आजकल इसका नाम बीमा भरोसा भी हो गया हुआ है। अब ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है, प्रबंधन प्रणाली, जिसके द्वारा कि कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत IRDAI से कर सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है ये। तो सही उत्तर विकल्प ए है। अच्छा, अब आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। ये जो एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे बीमा भरोसा भी कहा जाता है, इसका मेन काम क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और शिकायत दर्ज करने और उसकी निगरानी करने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल को बनाया गया है। ठीक है, फिर है बीमा लोकपाल। अब बीमा लोकपाल का मतलब क्या है? जो अभी हमने बात की थी, ये एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जो उन शिकायतों पर बाध्यकारी निर्णय या फिर फैसले देता है जिनका समाधान नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये बीमा लोकपाल स्पेशली बीमा से रिलेटेड जो केसेस है उन्हीं के निपटारे के लिए बनाया गया है। अब हम बीमा लोकपाल पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपने ध्यान से समझना है क्योंकि इनसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अब इन बिंदुओं में सबसे पहले दिया गया है, बीमाकर्ता द्वारा शिकायत अस्वीकार किए जाने के 1 वर्ष के भीतर आप बीमा लोकपाल में जाके शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि मतलब जब बीमाकर्ता यानी कि बीमा कंपनी ने शिकायत जो थी आपकी वो अस्वीकार कर दी, मान लीजिए कि किसी का क्लेम था कोई, वो अस्वीकार कर दिया, उसके बाद आपके पास 1 साल का टाइम रहेगा जिसमें कि आप जाके बीमा लोकपाल में कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल के बाद अगर आप जाते हैं फिर कंप्लेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। उसके बाद है कि बीमा लोकपाल में कंप्लेंट करने के लिए ना तो कोई शुल्क देना पड़ेगा और ना ही किसी वकील की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बीमा लोकपाल की स्थापना इसीलिए की गई है ताकि लोग जो है फ्री में आके अपनी शिकायतों का निवारण पा सके। शिकायत जो है वो सादे कागज पर की जा सकती है, इसके लिए आपको कोई स्पेशल जो है कानूनी कागज नहीं बनाना पड़ेगा, सिंपल कागज पे एप्लीकेशन लिख के जो है शिकायत की जा सकती है। केवल निर्धारित क्षेत्रीय सीमाओं के अंदर ही बीमा लोकपाल जो है वो संचालित होता है, और चाहे कोई बीमाकर्ता निजी है यानी कि प्राइवेट है या फिर सरकारी है, किसी के भी मतलब सरकारी हो चाहे निजी हो बीमाकर्ता, उसके विरुद्ध जो है शिकायत आराम से की जा सकती है। अच्छा, अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है, उपभोक्ता शिकायतों को सीमित करें। ठीक है, तो इसमें मतलब जो उपभोक्ता शिकायतों की लिमिट सेट की गई है, और ये उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के हिसाब से है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का जो क्लेम है ना, वो 50 लाख रुपए तक का है, तो जिला फोरम में आपकी शिकायत दर्ज होगी। अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक की राशि है जो कि कंपनी ने रिजेक्ट कर दी है और आप उसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो जो शिकायत है वो कहाँ पे दर्ज होगी? राज्य आयोग में। ठीक है, और 2 करोड़ या उससे ज्यादा का है अगर क्लेम रिजेक्ट जो हुआ है, वो कहाँ पे कंप्लेंट होगी? राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, तो ये याद रखनी है। अब 50 लाख तक लिखा है, तो अगर वो 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 35 लाख कुछ भी लिख दें तो मतलब वो जिला फोरम है। 50 लाख से 2 करोड़ के बीच की कोई भी राशि लिख दें तो वो राज्य आयोग है। 2 करोड़ या उससे ऊपर की कोई भी राशि लिख दी जाए तो वो राष्ट्रीय आयोग में जाके कंप्लेंट दर्ज होगी। ये याद रखने हैं, इनसे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अच्छा जी, अब आ गया है अगला प्रश्न। ये कह रहे हैं कि डैश को ऐसे मामले पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है जहां वस्तुओं का या सेवाओं का मूल्य और मुआवजे का दावा 20 लाख तक हो। तो दावा की रकम बोली गई है 20 लाख तक, तो कहाँ होगी वो उसकी शिकायत? वो होगी जिला फोरम में। तो विकल्प बी जो है ये आपका सही होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? लोकपाल के पास न्यायिक अधिकार होते हैं,
और लोकपाल की नियुक्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। देखिए, लोकपाल के पास कुछ न्यायिक अधिकार होते हैं, पर इसकी नियुक्ति जो है ना वो बीमा कंपनी के द्वारा नहीं की जाती है, सरकार के द्वारा बनाया गया एक संस्था है। तो इसलिए आपका विकल्प ए सही है, जिसमें कि पहला कथन सत्य और दूसरा असत्य है। विकल्प ए जो है ये सही उत्तर है। कृपया वाक्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम। लोकपाल के पास लिखित शिकायत दर्ज करें। बीमाकर्ता द्वारा दावा अस्वीकृत। बीमित व्यक्ति द्वारा बीमाकर्ता के पास दावा प्रस्तुत करना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले बीमित व्यक्ति ने ना बीमाकर्ता के पास दावा अपना प्रस्तुत किया, यानी कि पॉइंट 3। उसके बाद बीमाकर्ता ने क्या किया, उसका दावा अस्वीकृत कर दिया, यानी कि 2 नंबर। और जब अस्वीकृत हो गया तो अब शिकायत कहाँ पे दर्ज होगी, लोकपाल के पास, यानी कि पहला पॉइंट। इसलिए विकल्प बी जो है ये सही उत्तर है, क्योंकि देखो पहले दावा जो है दिया गया बीमा कंपनी के पास, बीमा कंपनी ने अस्वीकृत कर दिया। अब अस्वीकृत हो जाने के बाद ही लोकपाल के पास शिकायत जाएगी, तो इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर है। बीमा एजेंटों की नियुक्ति संबंधी विनियम कब लागू हुए? देखिए, बीमा एजेंटों की नियुक्ति संबंधी विनियम जो है ना वो 1 अप्रैल 2016 को लागू किए गए थे। विकल्प सी आपका सही उत्तर। कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है? देखिए, कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट ना एक ऐसा एजेंट है जो कि एक जीवन बीमा कंपनी, एक सामान्य बीमा कंपनी, एक स्वास्थ्य और एक मोनो लाइफ बीमा कंपनी का लाइसेंस जिसके पास होगा ना उसे कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट कहा जाता है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। यदि कोई बीमाकर्ता किसी विशेष प्रकार के विशिष्ट व्यवसाय का संचालन कर रहा है, जैसे कि कृषि बीमा या फिर निर्यात ऋण गारंटी व्यवसाय, तो उसे आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे जो मतलब एक पर्टिकुलर या विशिष्ट व्यवसाय का संचालन करता है ना उसे मोनोलाइन बीमा करता कहा जाता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। बीमा व्यवसाय में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या फिर ग्राहक का जीवन काल मूल्य का अर्थ क्या है? देखिए, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या ग्राहक जीवन काल मूल्य का अर्थ क्या होता है कि हम ना जब किसी व्यक्ति से की पॉलिसी करते हैं और लंबे समय तक उसके साथ संबंध बना के रखते हैं, अच्छा संबंध बना के रखते हैं और उससे हमें जो आर्थिक फायदा होता है उसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुल आर्थिक मूल्य जो किसी ग्राहक से लंबे समय तक प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए, अब है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बीमा एक अमूर्त उत्पाद है। अमूर्त उत्पाद तो बीमा है। अमूर्त का मतलब क्या है कि जिसको आप देख नहीं सकते, है ना। फिर है बीमा बीमा जोखिम बीमा का मुख्य घटक है, तो बिल्कुल जोखिम जो है वो बीमा का मुख्य घटक है। और एचएलवी की गणना परिवार के मुख्य कमाने वाले की शुद्ध आय और वार्षिक ब्याज के दर पे आधारित होती है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए विकल्प डी जो है ये आपका सही उत्तर है। चलिए, तो अब है अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आयोग उन वस्तुओं या सेवाओं और मुआवजे से संबंधित शिकायतों पर विचार करता है यदि दावा की गई राशि इससे अधिक हो। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आयोग की जो लिमिट है ना, वो कितनी है? वो है, अगर जो दावा की गई राशि है वो 2 करोड़ या उससे अधिक है, तब राष्ट्रीय आयोग जो है वो मुआवजे से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगा। ठीक है, याद रखना है, अगर मुआवजे की रकम 2 करोड़ या उससे अधिक है तो शिकायत कहां पर होगी? राष्ट्रीय आयोग जो है वहां पर होगी। ठीक है, तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। राज्य आयोग वस्तुओं या सेवाओं और मुआवजे से संबंधित उन शिकायतों पर विचार करता है जिनकी राशि डैश से डैश तक हो। तो आपको पता है राज्य आयोग में जो लिमिट है वो है 50 लाख से 2 करोड़, है ना। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर है।
लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता को कितनी फीस देनी पड़ती है? अब आपको पता है कि अगर हमें अपनी शिकायत लेकर लोकपाल के पास जाना है तो वहां पर कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। कोई फीस नहीं है, सिंपल कागज पे आप एप्लीकेशन लिख के अपनी जो भी परेशानी है, वो शिकायत है, वो दर्ज करवा सकते हैं। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर है। लोक शिकायत निवारण नियम, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग सन दिए हैं, तो इसकी जो स्थापना है ना वो हुई थी जी 1998 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी है। 11 नवंबर 1998 को अधिसूचित लोक शिकायत निवारण नियम 1998 बनाया गया और इसके तहत भारत में बीमा पॉलिसी धारकों की शिकायत के कुशल, लागत प्रभावी और निष्पक्ष समाधान हेतु बीमा लोकपाल की स्थापना की गई। मतलब पहले ये नियम आया था, है ना, और उसके बाद बीमा लोकपाल की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, और कब आया ये नियम? 1998, 11 नवंबर 1998 में ये नियम लागू किया गया था। आईजीएमएस शिकायत निवारण प्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है? तो देखिए यहाँ पर आपको ना तीन जो है यहाँ पर बातें बताई गई हैं। इनमें से जानना है कि कौन सी सही है। ठीक है, तो भाई आईजीएमएस जो है वो किस प्रकार सहायता करता है शिकायत निवारण में? तो सबसे पहली जो यहाँ पर बात बताई गई है आपको, ये है यह समस्याओं को ट्रैक करने के लिए अद्वितीय शिकायत आईडी प्रदान करता है, मतलब जिसे यूनिक कंप्लेंट आईडी कहा जाता है। ठीक है, फिर है यदि बीमाकर्ता द्वारा शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता तो उन्हें स्वचालित रूप से आईआरडीआई को भेज देता है। और उसके बाद बताया गया है कि यह बीमा से संबंधित सभी शिकायतों के लिए एक केंद्रीय भंडार यानी कि सेंट्रल रिपोजिटरी प्रदान करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं कि केवल पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पर सही जो विकल्प है ना वो विकल्प डी सही है कि भाई ये तीनों ही बातें सही हैं। जो आईजीएमएस है, शिकायत निवारण तंत्र है, वो इस प्रकार काम करता है। जो मतलब लोग हैं, पॉलिसी धारक हैं, जिनकी कुछ परेशानियां हैं पॉलिसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, तो ये इस प्रकार सहायता करता है उनकी। ठीक है ना, तो विकल्प डी यानी कि उपरोक्त सभी सही है। आईजीएमएस के जरिए आईआरडीएआई को शिकायत भेजने से पहले पॉलिसी होल्डर के लिए क्या शर्त जरूरी है? देखिए मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर ये नहीं कि अगर मतलब मान लीजिए कि कंपनी से कुछ प्रॉब्लम है तो सीधा आईजीएमएस के पास चले गए, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है पॉलिसी होल्डर को ना, पहले इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी को शिकायत करनी पड़ती है। उनका जो एक अंदरूनी शिकायत निवारण सिस्टम है ना, वहां पे शिकायत करनी पड़ती है। अगर उन्होंने भी सोल्यूशन नहीं दिया, फिर आप आईजीएमएस के जरिए आईआरडीआई को अपनी शिकायत जो है वो भेज सकते हैं। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। आमतौर पर किसी शिकायत को आईआरडीआई तक आईजीएमएस के जरिए आगे बढ़ाने से पहले बीमा कंपनी को उस शिकायत को कितने समय के अंदर निपटाना होता है? मतलब कितना समय जो है बीमा कंपनी को है कि वो निपटा दे, है ना, ये रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वो होता है जी 15 दिन। मतलब 15 दिन में भी अगर बीमा कंपनी कुछ भी काम नहीं कर रही है उस शिकायत के पर, है ना, तो क्या है, जो पॉलिसी होल्डर है, बीमा धारक है, फिर वो आगे अपनी जो है आईजीएमएस से कांटेक्ट कर सकता है और अपनी जो प्रॉब्लम है वो आईआरडीआई तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये समय बीमा कंपनी के लिए 15 दिन का होता है। श्री रमन ने एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्लेम के समय कंपनी ने क्लेम का भुगतान करने से मना कर दिया। ठीक है जी, ठीक है, क्लेम देने से कंपनी ने मना कर दिया, है ना। अब मुआवजे के क्लेम की जो राशि है ना वो 45 लाख रुपए है। निम्नलिखित में से कौन उनकी शिकायत पर सुनवाई करेगा? देखिए अब यहाँ पर जो प्रश्न है ना वो उसको आपने देखना है कि क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मुआवजे की जो रकम बताई गई है ना, क्लेम की जो रकम बताई गई है वो 45 लाख रुपए बताई गई है। और आपसे पूछा गया कि कहाँ पर शिकायत जो है वो सुनवाई की जाएगी शिकायत की, जिला फोरम में, राज्य आयोग में, जिला परिषद में या फिर राष्ट्रीय आयोग में। अब आपको ये पता है कि जो अगर जो वैल्यू है वो 50 लाख से 2 करोड़ है तब तो आ जाता है राज्य आयोग, और 2 करोड़ से ऊपर आ जाता है राष्ट्रीय आयोग। पर अगर
50 लाख से नीचे कोई भी रकम आ जाए, है ना, तब जिला फोरम में सुनवाई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने रकम को ध्यान से सोच लेना है, लेवल्स क्या क्या है उनको समझ लेना है, और उसके हिसाब से ही आपने जो है आंसर देना है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही उत्तर है। सुश्री रीता ने XYZ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है। ठीक है, इन्होंने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदी है, लेकिन उन्हें यह शक है कि किसी समस्या की स्थिति में क्या किसी प्राइवेट इंश्योरर के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है। तो जी बिल्कुल इसका आंसर है हाँ। अगर समस्या आती है तो आप चाहे तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है चाहे सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है, अगर मुसीबत है तो किसी के भी खिलाफ आप आईजीएमएस या फिर अपना जो ओम्बड्समैन है यानी कि बीमा लोकपाल है वहां पे जाके अपनी शिकायत जो है वो कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहता है, चाहे आपने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से ली है चाहे फिर सरकारी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कोई पॉलिसी ली है। बीमा कंपनी ने कुछ कारणों से श्री मोहित के क्लेम को अस्वीकार कर दिया। अच्छा जी, अब लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? अब देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने की जो समय सीमा है ना, वो होती है 1 साल। मतलब जिस दिन आपका जो क्लेम है वो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आपके पास पूरे 365 दिन यानी कि 1 वर्ष का समय है, जिसमें कि आप जाकर ओम्बड्समैन के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर 1 साल भी आपने निकाल दिया, खत्म हो गया, उसके बाद परेशानी आएगी। ठीक है, 1 साल का समय रहता है, उसमें कंप्लेंट जो है लोकपाल के पास जाकर की जा सकती है। चलिए, अब अंत में आपके पास है एक बोनस प्रश्न। पहला प्रीमियम रसीद या फिर एफपीआर क्या होता है? तो आपको बताना है कि प्रथम प्रीमियम रसीद का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। तो विकल्प दिए गए हैं। फ्रीनुक पीरियड समाप्त हो गया है, यह इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया है, अब पॉलिसी रद्द नहीं की जा सकती है, और पॉलिसी ने एक निश्चित कैश वैल्यू प्राप्त कर ली है। अब इसमें से जो भी आपको सही उत्तर लग रहा है वो जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए। Thanks for watching the video and best of luck.